नमस्कार, आपण पाहताय न्यूज 18 लोकमत। आपल्या सगळ्यांचं स्वागत। मी मिलिंद भागवत आणि आजचा आपला विषय आहे चीनला कसं रोखायचं। खरं तर सर्वसामान्य लोक सोशल मीडियात विचारतायत चीनला कसं ठोकायचं। गेल्या काही दिवसांपासून प्रत्यक्ष सीमारेषेवर चीनच्या कुरापती सुरूच आहेत। मात्र 15 जूनच्या रात्री चीनकडून पुन्हा कपटी खेळी खेळण्यात आली आणि त्यांनी लडाखमधल्या गलवानमधल्या प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर भारतीय सैनिकांवर हल्ला केला। चीनच्या या कपटी हल्ल्यामध्ये भारताचे 20 जवान शहीद झाले, तर भारताने दिलेल्या चोख प्रत्युत्तरात चीनच्या वरिष्ठ कमांडोसह 65 जवान ठार झाले। सध्या नियंत्रण रेषेवर अतिशय तणावाचं वातावरण आहे। संपूर्ण देशभरातून चीनच्या विरोधात तीव्र संताप व्यक्त होतोय। जगभरातल्या सुद्धा अनेक देशांनी चिंता व्यक्त केली। संयुक्त राष्ट्रसंघाने शांततेने या प्रश्नावर चर्चा करावी असं आवाहन केलंय। या सगळ्यात पंतप्रधान मोदींनीही भारतीय जवानांचं बलिदान व्यर्थ जाऊ देणार नाही अशा स्पष्ट शब्दात चीनला खडसावलंय। देशाच्या सार्वभौमत्वाचं रक्षण करण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचं मोदींनी चीनला ठणकावून सांगितलंय। देशभरातून सुद्धा चीनच्या विरोधात संताप व्यक्त होतोय। त्यामुळे चीनला कसं रोखायचं याबद्दलची चर्चा आणि रणनीती कदाचित दिल्लीमध्ये अंतिम स्वरूप घेत असावी। शांति की, पूरी मानवता के कल्याण की कामना की है। हमने हमेशा से ही अपने पड़ोसियों के साथ एक कोऑपरेटिव और फ्रेंडली तरीके से मिलकर काम किया है। हमेशा उनके विकास और कल्याण की कामना की है। जहां कहीं हमारे मतभेद भी रहे हैं, हमने हमेशा ही ये प्रयास किया है कि मतभेद विवाद न बने, डिफरेंसेस डिस्प्यूट्स में न बदले। हम कभी किसी को भी उकसाते नहीं हैं, लेकिन हम अपने देश की अखंडता और संप्रभुता के साथ समझौता भी नहीं करते हैं। जब भी समय आया है, हमने देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है, अपनी क्षमताओं को साबित किया है। त्याग और तितिक्षा हमारे राष्ट्रीय चरित्र का हिस्सा है, लेकिन साथ ही विक्रम और वीरता भी उतना ही हमारे देश के चरित्र का हिस्सा है। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है, और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। इस बारे में किसी को भी जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है। और हमारे दिवंगत शहीद वीर जवानों के विषय में देश को इस बात का गर्व होगा कि वे मारते मारते मरे हैं। आणि याच संदर्भात आपण अधिक जाणून घेऊयात। आपल्यासोबत आहेत ब्रिगेडियर मंगल मसूर की जे इंडो चायना बॉर्डरवर होते। मंगल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आणि आपल्यासोबत आहेत शैलेंद्र देवळाणकर सर, परराष्ट्र नीति से अभ्यासक। आज हम इस शो की शुरुआत मंगल जी के साथ करेंगे। मंगल जी,
फिलहाल शुरुआत में आपको सैल्यूट पहले ही कि आपने ऐसे जगह पर देश की रखवाली की है जहां पिछले कुछ दिनों में और कल जो वारदात हुई उससे पूरे देश में गुस्सा है। आपने भी इस प्रकार की शायद वारदात देखी होगी, आपने भी चीन के किसी जवानों को मुक्का भी लगाया होगा। फिलहाल आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है इस पूरे वारदात पर? नमस्कार साथियों। देखिए, पहली प्रतिक्रिया मेरी ये रहेगी, मैं उस इलाके में 3 साल रहा हूँ जैसे कि आपने बताया जी। एंड मैं पूरे इस क्षेत्र में गया हूँ। गलवान नाला जो है, दौलत बेग ओल्डी वाला जो हमारा एयर स्ट्रिप है, इस जगह पे पूरा गया हूँ। मैं पैदल भी गया हूँ और जहाँ पे हमारे जवानों का चीन के जवानों से मुकाबला हुआ वो जगह ऑलमोस्ट 14-15 हज़ार फीट पे है और इस समय वहाँ पे जो तापमान है वो नेगेटिव माइनस में है जी। और वहाँ पे एक भी पत्ता नहीं उगता, ठंडी हवाएं चलती हैं। इस जगह में सांस लेना मुश्किल हो जाता है और हमारे जवान वहाँ लड़ाई कर रहे हैं। देखिए, ये लड़ाई मैं बहुत खुश होता अगर हम अपने इक्विपमेंट से करते, राइफल से करते, लेकिन ये हुई लड़ाई डंडों से और पत्थर से, जो कि स्टोन एज को दर्शाता है। एंड यहाँ पे हमारे कुछ जवान मारे गए, उससे ज़्यादा चीनी जवान मारे गए हाथ की लड़ाई से, पत्थरों की लड़ाई से। जी। जिस लड़ाई से हम ट्रेन नहीं किए गए उस लड़ाई से ये मुकाबला हुआ। लेकिन एक चीज़ बहुत बेहतरीन और बढ़िया हुई कि चाइना इस मुकाबले के 6 घंटे बाद ही मान गया कि हम बैठ के अभी वार्तालाप करेंगे और इसको सुलझाएंगे। जी। चाइना ये समझ गया कि हम भारत से इस मामले में कतई भी नहीं जीत सकते, चाहे वो युद्ध हो या हाथ से मारामारी हो या पत्थरों से मारामारी हो। जी। देखिए, इसकी बहुत पुरानी एक वो है, आजकल चाइना में क्या हो रहा है कि एक बच्चा उनका हो रहा है पूरे परिवार में। वो बच्चे को बहुत ही अच्छे से पाल पोस के बड़ा किया जाता है। वो इन टेरेन में, इन कंडीशंस में बड़ी कठिनाई पाता है। मैं 3 साल वहाँ रहा, मैंने चाइनीज सोल्जर्स को भी देखे। वो हमारे इलाके में नज़दीक आते थे तो वहाँ बेहोश हो जाते थे, हम उन्हें पानी पिलाते थे और ठीक करते थे। वो इन हार्श कंडीशन, जैसा मैं बता रहा था, माइनस में नहीं रह पाते। वो अपने एयर कंडीशन हॉट गाड़ियों से बाहर निकलते थे बात करने के लिए और गिर जाते थे वहाँ पे। जी। एक वो भी है, हमारे सोल्जर्स वहाँ पे प्रशिक्षित हैं, ट्रेंड हैं। जी। मुझे बहुत खुशी होती है अगर हमारा ये मुकाबला होता जो हमारा इक्विपमेंट है। जी। मंगल जी, क्योंकि हम अपनी राइफल जहां पे ऐसा, हाँ जी जी, मैं आपको इसलिए रोक रहा हूं कि आपका अनुभव, चाहे आपने सीधे सीधे कह दिया कि आप 3-4 साल से ज़्यादा नहीं थे, लेकिन 3-4 साल माइनस टेम्परेचर में रहना, वहाँ गश्त लगाना और वहाँ पे काम करना, ये बहुत बड़ी चीज़ है हम सब लोगों के लिए। हम आपकी और वहाँ पे काम करने वाले लोगों की बहुत सारी इज्जत करते हैं। जहाँ तक बात है चीनी सैनिकों की, ये बार बार वहाँ पे आते हैं, अपने सैनिकों को उकसाते हैं, फिर भी आपने तो कहा कि कई बार वो गिर जाते हैं तो आप ही उन्हें पानी पिलाते हो। तो क्या आपको इस बार लगता है असल में पानी पिलाने की नौबत आ चुकी है, समय आ चुका है अब? न, अभी देखिए, ये नौबत आएगी नहीं पानी पिलाने की, क्योंकि हम ऑलरेडी पानी पिला चुके हैं। चाइना सोच रहा था कि डोकलम और फिंगर 4 से लेके 8 के बीच में हम इंडिया को थोड़ा सा भपकाएंगे और इंडिया पीछे हो जाएगा, लेकिन इंडिया ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। अभी विद इन 6-7 घंटे इस इंसिडेंट के चाइना आ गया, बोला भाई हम बात करते हैं। इसने आज तक ये कभी नहीं किया। देखिए, चाइना का 60% जो इसकी ज़मीनी जायदाद है वो सारी ऑक्यूपाइड है। तिब्बत देख लीजिए, इंडिया से हथियाया हुआ है इसने। तो इसका पास अपना बहुत कम जमीन है, ये जमीन के लिए प्यासा है। जी। आप दूसरी चीज देखिए कि डोकलम में इन्होंने मुंह की हारी, और हमने क्या किया, J&K में आर्टिकल 370 को हमने आउट कर दिया। जी। CPC के हम बहुत नजीक हैं। इन सब मामलों में इसको लग रहा है खतरा। हमने और क्या किया, पिछले 1-2 सालों में जो हमारी बहुत ही मुश्किल रोड है, उस रोड पे मैं चला हूं, मैं बता सकता हूं, जो कि
श्योक नदी के साथ साथ चलती है जी दौलत बेग ओल्डी के लिए। ये बहुत ही कठिन रोड है। यहां पे अगर हम रोड बना लिए तो हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट एयरपोर्ट है जो दौलत बेग ओल्डी के यहां पे लैंड कर जाएंगे। और ये एडवांटेज हमें वहां पे है कि हम 14,000 फीट से टेक ऑफ कर सकते हैं। चाइना जो कि 6,000 फीट से टेक ऑफ कर सकता है, इतना पेलोड नहीं ला सकता और हमारे छोटे से छोटे एयरक्राफ्ट का मुकाबला नहीं कर सकता। जी ये सोच के वो हमें डरा रहा था कि हम इस रोड को बनाना बंद कर देंगे। जी ब्रिगेडियर मंगल जी, आपने बहुत सारी बातें कही, लेकिन ये मैं आपके पास वापस आता हूं। आपने बहुत सारी बातें कही। एक तो आपने सीधे सीधे तौर पे बता दिया कि चाइना जमीन का प्यासा है, उसे दूसरी किसी चीज़ की इतनी प्यास नहीं है जितनी जमीन की प्यास है। और दूसरी चीज़ आपने अच्छी बता दी कि जो हम सबके दिलों में एक अच्छा खासा उत्साह लेके आएगी, जो ये है कि जिस तरह का मुकाबला हमारे सैनिक वहाँ डट के कर सकते हैं, उतना मुकाबला चीन का सैनिक वहाँ खड़ा होके बिल्कुल नहीं कर सकता। इसलिए मैं दोबारा आप जैसे सभी तमाम सैनिकों के लिए मैं सॅल्यूट करता हूं। देवळाणकर सरांच्याकडे जाऊया। देवळाणकर सर, खूप महत्त्वाची गोष्ट त्यांनी सांगितली की जो रस्ता 5-7 वर्षांपूर्वी चालायला सुद्धा अवघड होता, कठीण होता, तिथे भारतानं आता अतिशय चांगला रस्ता बनवलाय आणि यामुळे चीनला भीती वाटते आपली। हो, नक्कीच आहे. म्हणजे ज्यासाठी चीन हा आक्रमक झालेला आहे आणि ज्या पद्धतीने चीन आता त्यांनी गलवान व्हॅलीमध्ये ज्या पद्धतीचा संघर्ष केला आहे, तिथे सैन्याची कुमक वाढवलेली आहे. या आक्रमकतेमागचं एक अत्यंत महत्त्वाचं कारण जे आहे ते म्हणजे गेल्या काही वर्षांमध्ये भारताने सीमेवरती ज्या साधन संपत्तीचा विकास केलेला आहे, मग ते अगदी अरुणाचल प्रदेश पासून तर अगदी लडाख पर्यंत असेल, विशेष करून पूर्व लडाखमध्ये, आणि ज्याचा उल्लेख आता दौलत बेग ओल्डीचा त्यांनी केलेला होता। हा एक तर देवरुख पासून दौलत बेग ओल्डी पर्यंतचा हा जो दिब्रुक पासनाचा जो रोड आहे, जवळपास 255 किलोमीटरचा आहे आणि याचं जे बांधकाम चालू आहे याच्यावरती चीनचा प्रमुख आक्षेप आहे। कारण हे जर पूर्ण झालं तर आपले लढाऊ विमान देखील तिथे उतरू शकणार आहेत आणि त्याच्यामुळे त्यांना जास्त चिंता त्याच्यामुळे आहे। आणि म्हणूनच ते मग पेंगॉंग लेक असेल, ज्याचा जवळपास 1/4 भाग हा आपल्याकडे आहे, तिथं ज्या पद्धतीने आपण बांधकाम सुरू केलेलं आहे, कारण चीनला याची सवय नव्हती। चीनला जो भारत बघण्याची सवय, तो 20 वर्षापूर्वीचा भारत बघण्याची सवय, त्यावेळेला ते मात्र त्या सगळ्या भागांमध्ये जायचे आणि तिथं कोणीही त्यांना भारतीय सैन्य दिसायचं नाही। मात्र आता ते जिथं जिथं जातात समोर त्यांच्या भारतीय सैन्य त्यांना दिसू लागलं। आणि एवढंच नाहीये तर आजच्या घडीला आपले रणगाडे तिथं आहे, आपल्या बोफोर्स तोफा तिथं आहेत, आपली कुमक तिथं आहे, आपले लढाऊ विमानं तिथं आहेत आणि त्यामुळे निश्चितपणे चीनचा जळफळाट झालेला आहे। आणि त्याचं मुख्य ऑब्जेक्शनच त्यांचं हे आहे। आणि त्यांनी ज्यावेळेला 6 जूनची ज्यावेळेला लेफ्टनंट जनरलच्या लेव्हलची बैठक झालेली होती, त्यावेळेला तिथे चीनने हे बांधकाम थांबवावं म्हणून मागणी केलेली होती। परंतु भारत कोणत्याही पद्धतीने चीनच्या कोणत्याही दबावाला झुकणार नाहीये। भारताने हे सगळं बांधकाम जे आहे हे यापूर्वी चालू ठेवलं होतं आणि भविष्यात चालूच ठेवणार आहे। आणि त्यामुळे चीनचा जळफळाट असल्यामुळे चीन जाणीवपूर्वक हे एक प्रेशर टॅक्टिक्स म्हणून हे करण्याचा प्रयत्न करतो। म्हणजे देवळाणकर सर, वेगळ्या शब्दात सांगायचं झालं तर ज्या प्रकारची विकास कामं कदाचित या सगळ्या सीमावर्ती भागात गेल्या काही काळात सुरू झाली आहेत, हीच विकास कामं चीनचं नाक दाबण्यासाठी पुरेशी आहेत। ती विकास कामं पूर्ण केली आणि तिथे एक हेलिकॉप्टर उतरलं तरी चीन 2 वेळेला विचार करेल इथून पुढच्या काळात आपल्या सैनिकांशी येऊन 2 हात करण्याचा, असं म्हणता येईल आपल्याला? नक्कीच म्हणता येईल। आणि तुम्ही बघा, गलवान व्हॅलीच्या संदर्भामध्ये हे का एवढे जास्त सेन्सिटिव्ह आहेत? गलवान व्हॅली खरं तर भारत आणि चीनमध्ये सीमावादाचे वादावरनं गेल्या कित्येक म्हणजे दशकांपासूनचा हा संघर्ष आहे। परंतु कंपॅरेटिव्हली गलवान व्हॅली हा शांत भाग होता। इथं कधीही चीनने आपली शक्ती प्रदर्शन करण्याचा प्रयत्न केलेला नव्हता। पण त्यांना आता गलवान व्हॅली अचानक महत्त्वाची का वाटायला लागली आहे, तो संघर्षाचा केंद्रबिंदू का बनलेला आहे, त्याचं कारण असं आहे की हा एक सामरिकदृष्ट्या इतका महत्त्वाचा भाग आहे की तिथनं आपण तिबेटमध्ये जे चीनच्या लष्करी हालचाली चाललेल्या आहेत त्याच्यावरती निगराणी ठेवण्याचं काम आपण करू शकतोय। आणि आता चीनने तिबेटला आपलं मुख्य केंद्र बनवलेलं आहे, तिथनं चीनच्या सगळ्या लष्करी हालचाली चाललेल्या आहेत आणि त्यामुळे पूर्व लडाख मधलं कोणतंही कन्स्ट्रक्शन हे चीनला नको आहे आणि जे आता भारत करू शकतोय, त्यामुळे त्यांची इच्छा नाही ते भारताने करावं आणि त्यासाठी दबाव टाकण्याचा प्रयत्न ते करत आहेत। ठीक आहे देवळाणकर सर, तुम्ही राहाच आपल्यासोबत आणि आपल्यासोबत ब्रिगेडियर मंगल मसूर सुद्धा आहेत आणि ब्रेकच्या नंतर आपण मंगलजींच्याकडे जाणार आहोत आणि त्यांच्याकडनं काही महत्त्वाचे जमिनीवरचे अशा अर्थाने की त्या प्रत्यक्ष भागात त्यांनी काम केलेलं असल्यामुळे त्यांच्याकडनं आणखीन काही गोष्टी आपण समजून घेणार आहोत। देवळाणकर सरांनी ज्याचा उल्लेख केला तेही आपल्याला समजून घ्यायचं की तिबेटच्या हालचाली ज्या चीनमध्ये म्हणजे तिबेटमध्ये ज्या चीनच्या हालचाली सुरू आहेत त्याच्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी सुद्धा ही गलवान व्हॅली किती महत्त्वाची आहे आणि ही आपण कशा प्रकारे राखू आणि चीनला कसं रोखू
छोटासा ब्रेक घेऊयात. ब्रेकनंतर आपल्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत. चीनला कसं रोखायचं, खरं तर ही रणनीती सरकारनं आधीच तयार केली असेल आणि ज्याच्यावर आता प्रत्यक्ष कामही सुरू झालं असेल. आपल्यासोबत बोलण्यासाठी आहेत परराष्ट्र नीतीचे अभ्यासक शैलेंद्र देवळाणकर आणि ब्रिगेडियर मंगल मसूर, की ज्यांनी इंडो चायना बॉर्डरवर 3 वर्षांपेक्षा जास्त काळ काम केलेलं आहे. आपल्या दोघांचंही पुन्हा एकदा स्वागत. शुरुआतीला परत मंगल जींच्याकडे जाऊयात. मंगल जी, जैसा कि शैलेंद्र जी ने कहा कि अगर तिब्बत पर इनको नज़र रखनी है और वहाँ पे कुछ करना है कारनामे खास चीनी तौर के, तो इनको ये वैली बहुत ज़रूरी है और इस पे उनको यानी चीन का वहाँ पे प्रभुत्व रहे, ये चीन के लिए बहुत ज़रूरी है. तो आप कैसे देखते हैं कि यहाँ पर अगर डेवलपमेंट होती है तो हम किन किन इलाकों पर चीन को पीछे छोड़ सकते हैं? हाँ, बिल्कुल सही कहा उन्होंने भी, और आप भी जो बता रहे हैं. देखिए, यहाँ पे चीन की जो अपने इलाके से हाईवे जा रहा है वो बहुत नज़दीक है यहाँ से. हमारे हम जो दौलत बेग ओल्डी का जो हाईवे बना रहे हैं उससे चीन को बहुत खतरा लगता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे टैंक चल सकते हैं, हमारी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चल सकती हैं और हम सारे साजो सामान लेके आगे बढ़ सकते हैं. हमारी बोफर्स गन जा सकती हैं यहाँ पे. इस एरिया को हम सूक्ष्म बना सकते हैं ताकि हम यहाँ पे बड़ी लड़ाई लड़ सकते हैं. छोटी लड़ाई नहीं, बड़ी लड़ाई जी. और मुंह की दे सकते हैं चाइना को. इस चीज़ से उसको बहुत डर है. दूसरा, यहाँ से चाइना को जो CPEC है वो भी जो रोड है इसका वो बहुत नज़दीक हमारे रेंज में आ गया. हम ऑब्जर्व कर सकते हैं वहाँ पे कि चाइना क्या कर रहा है. तो इस चीज़ का भी उसको बहुत डर है. प्लस ये रोड से हम अपना सियाचिन ग्लेशियर है, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन बहुत बढ़िया कर सकते हैं जी. यहाँ पे हमारे ट्रूप्स हैं, तो अभी एडमिनिस्ट्रेशन अव्वल दर्जे का है वहाँ पे जी. लेकिन ये रोड बनने से हमारे पास डुप्लीकेट रूट हो जाता है, जिससे कि हम हवाई रास्ते से भी बड़े बड़े जहाज यहाँ लैंड कर सकते हैं और पूरा सियाचिन ग्लेशियर को बेफिक्र से सपोर्ट कर सकते हैं. तो चाइना इस चीज़ से घबराया हुआ है जी, डरा हुआ है कि ये रोड बना लेंगे तो इंडिया का हाथ ऊपरी हाथ आ जाएगा इसमें जी. किसी भी मुठभेड़ में, लड़ाई में इंडिया का ऊपर हाथ आ जाएगा जी. एक ताजी जानकारी सभी अपने दर्शकों के लिए और हमारे जो महानुभाव इस चर्चा में शामिल है उनके लिए की दिल्ली हून भारत आणि चीनच्या परराष्ट्र मंत्र्यांमध्ये थेट फोनवरून संपर्क झालेला आहे. काही वेळापूर्वी भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर आणि चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांच्यामध्ये काही वेळापूर्वी दूरध्वनीवरून बातचीत झाली. याचा पुढाकार चीनने घेतला होता आणि सीमावादानंतर म्हणजे कालच्या सगळ्या परिस्थितीनंतर पहिल्यांदाच थेट परराष्ट्र मंत्री स्तरावरचं हे बोलणं आहे. देवळाणकर सर, वेळ आपल्याकडे थोडासा कमी आहे, पण ही चीनला आता समजून चुकलं याची सुरुवात म्हणायची की चीनला लक्षात आलं भारताला इकडे चेपणं एवढं सोपं नाही, भारी पडेल. ते नक्कीच आहे. आणि महत्वाचं म्हणजे आपण हा निर्णय घेतलेला आहे की आता हा जो संपूर्ण प्रॉब्लेम आहे, हा जो संघर्ष झालेला आहे, किंबहुना अजूनही चीनचं तिथनं सैन्य काढून घेतलं गेलेलं नाहीये, तर हा रिझॉल्व्ह करण्यासाठी आता मिलिटरी टू मिलिटरी लेव्हलला टॉक्स होणार नाही. कारण यापूर्वी 2013चा संघर्ष असेल किंवा 2014 मध्ये जेव्हा झाला होता त्यावेळेला असेल किंवा आत्ताचा असेल, आतापर्यंत मिलिटरी टू मिलिटरी लेव्हलला टॉक्स चालायचे, परंतु आता ते होणार नाहीत. आता जे टॉक्स होतील ते केवळ डिप्लोमॅटिक लेव्हलला होतील आणि ते डिप्लोमॅटिक लेव्हलला हा भारताने स्पष्ट केलेला आहे. दुसरं, नुकतंच आपल्या पंतप्रधानांनी हे पण स्पष्ट केलेलं आहे की आम्हाला हा जो सगळा डिस्प्यूट आहे हा मोठा करायचा नाहीये, त्यामुळे आम्ही शांततेसाठी तयार आहोत. परंतु याचा अर्थ अजिबात असा नाही की तुम्ही आम्हाला ग्रँटेड घ्यायचं. आणि हा जो आपले जे 20 जवान शहीद झाले त्याचा देखील बिफिटिंग रिप्लाय आपण देणार आहोत, अशा प्रकारची देखील लँग्वेज आहे. आणि एवढंच नाही तर रिजनल लेव्हलला जे आपले सगळे अधिकारी आहेत, लष्करी अधिकारी आहेत, यांना पूर्णपणे फ्री हँड दिला गेलेला आहे. ठीक आहे देवळाणकर सर, हो, तुम्ही म्हणालात त्याच ती गोष्ट महत्त्वाची आहे आणि याचा उल्लेख तुम्ही जो केलात पाकिस्तानच्या वेळेला जेव्हा आपण हे केलं, याच्या पूर्वीचे सर्जिकल स्ट्राईक झाले त्याही वेळेला फ्री हँड देण्यात आला होता. दोन अगदी छोटे छोटेसे प्रश्न दोघांनाही. तुम्हाला वाटतं देवळाणकर सर की जम्मू काश्मीरचा चीननं गिळंकृत केलेला भाग, चीनच्या कडे कब्जात असलेला भाग, हा सगळा व्हॅलीचा भाग, तिबेटचा विषय, हे सगळे विषय मार्गी लावायला ही एक संधी आहे किंवा त्या संधीची सुरुवात आहे?
नाही, मला असं वाटतं की याच्यामध्ये दोन्ही देशांना याची पूर्ण कल्पना आहे की हा संघर्ष कोणत्याही परिस्थितीमध्ये युद्धामध्ये परावर्तित होऊ द्यायचं नाही. कारण हे युद्ध जसं भारताला परवडणार तसं चीनला देखील हे परवडणारं नाहीये. त्यामुळे त्यांनी निगोशिएटिंग टर्म्सला आलेले आहेत. परंतु आपण चीनवरती फारसा विश्वास ठेवून चालणार नाहीये. कारण चीनने 6 जूनला आपल्याबरोबर चर्चेचं आमिष दाखवलं होतं. ठीक चर्चेमध्ये आहे. आपल्याला एंगेज केलं होतं आणि त्यानंतर हा पुन्हा आपण बघतो की गलवान व्हॅलीचा संघर्ष झालेला होता. ठीक आहे. त्यामुळे आपण चीनबरोबर चर्चा करावी, पण हे करत असताना आपण जे सीमेवरती आपलं जे बांधकाम चाललंय, इन्फ्रास्ट्रक्चर ते डेव्हलपमेंट कुठल्याही परिस्थितीत थांबता कामा नये. थांबवता कामा नये. निश्चित. आणि शेवटचा प्रश्न या चर्चेतला पुन्हा एकदा मंगलजींना. मंगलजी, कई बार हम ऐसा देखते हैं और देखा भी गया है, सुनते भी है, कहते भी है कि हमारी सेना जो जीत लेती है वो शायद कई बार ऊपरी लेवल पे हम हार बैठते हैं, निगोसिएशंस में हार जाते हैं. ऐसा हमने पहले कई बार देखा है. आपकी एक सैनिक के तौर पे क्या भावना है? देखिए, हम दोनों लेवल पे इस बार बहुत अच्छी तैयारी पे हैं। अभी एक इंसिडेंट हुआ जिसमें आप गलवान नाले का, जहाँ पे उनके भी कुछ सोल्जर्स मरे, हमारे भी कुछ सोल्जर्स मरे। इस लड़ाई से हम सेटिस्फाइड नहीं हैं, हम बड़ी लड़ाई के लिए तैयार हैं फर्स्टली। सेकेंडली, देखिए 6 घंटे में अगर चाइना मान गया कि हम बैठ के बात करेंगे, जो कि वो आज तक नहीं माना है, जी. तो इसमें बहुत बड़ी हमारी जीत है। हाँ, एंड मैं मेरे जहन से मुझे लगता है कि लड़ाई ऐसी कभी नहीं होगी। हम दोनों न्यूक्लियर कंट्री हैं, जी. हम लड़ाई करके इसको आगे बढ़ा नहीं सकते। चाइना भी एक न्यूक्लियर इकोनॉमिक कंट्री, डेवलपमेंट कर रहा है, हम भी कर रहे हैं। वो नंबर 1 पे जाने की कोशिश कर रहे हैं और हम आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहे हैं। जी. इस रेस में हमारी लक्ष्य जो हमने रखा है दोनों कंट्रीज ने, इसमें लड़ाई कहीं फिट नहीं बैठती। ठीक है. चाइना हमें डराना चाह रहा था, हम डरे नहीं। ये बहुत सिंपल सी बात है। और इसमें अभी डिप्लोमेटिक लेवल में जैसा आप बोल रहे हैं कि पहले हम थोड़े चूक जाते थे, ये बात आपकी सही है, पहले हुआ है, लेकिन हमने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है। हमारे अभी डिप्लोमेट्स वर्ल्ड ओवर जाने जा रहे हैं। और देखिए, डोकलाम हमने बिना एक गोली फायर किए हुए सॉर्ट आउट कर दिया, चाइना वापस चला गया। जी. इसीलिए हम तो मंगल जी, अभी हम इस बार भी उम्मीद करते हैं कि हमारी जवानों की जो शहादत है वो व्यर्थ नहीं जाएगी. हम शायद गोली से नहीं, लेकिन शब्दों से ऐसा अच्छा खासा जवाब देंगे चीन को, अर्थव्यवस्था की मद्देनजर ऐसा अच्छा खासा जवाब देंगे चीन को कि आने वाले दिनों में पानी पीने के लिए आएगा, लेकिन पानी मांगने के बारे में 4 बार सोचेगा चायना. देवाणकर सर, खूप खूप धन्यवाद तुम्ही या चर्चेत सहभागी झाल्याबद्दल. आणि मंगलजी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. फिर एक बार पूरी महाराष्ट्र की ओर से आपको और वहाँ जो भी हमारे सिपाही डट के खड़े हैं उन सभी लोगों को सैल्यूट. फिलहाल इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं.